विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, अब करना हमने मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। 5 स्टार चैप्टर है, ठीक है। प्रश्न आने की संभावना है कि मौर्य साम्राज्य से पूछेगा। मौर्य राजवंश के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। नायब तहसीलदार का मेंस हुआ था एक बार, इससे पहले वाला, ठीक है। उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, 100 शब्दों में लिखना था कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो आपने ऐसे ही लिखना था, सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, फिर उसके बाद विदेशी विवरण, पुरातात्विक स्रोत, है ना। तो साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्यों में पुराण, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य आदि से जानकारी मिलती है। कहां से? मैंने कहा जब आप ऐसा लिखते हो ना साहित्यिक स्रोत, तो ज्यादा डिटेल पे नहीं जाना है आपने खाली वो सब चीजें कवर करनी है जहां जहां से जानकारी मिलती है, जो जो साहित्य में है। वैसे तो धार्मिक साहित्य अलग होता है, धर्मेत्तर अलग होता है, पर मैं कह रहा हूँ जैसे ब्राह्मण साहित्य में पुराण हो गए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस हो गई, सोमदेव की कथा सरित सागर हो गई, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी हो गई, पतंजलि का महाभाष्य होगा, आदि से जानकारी मिलती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो मौर्य साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वण, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वण। अब देखो आपको 100 शब्दों में लिखना है, तो फालतू चीजें तो लिखनी नहीं आपने, यानी इसका मतलब सारी चीजें क्या करनी, कवर करते हुए चलनी है। फालतू का मतलब ये मत कर देना कि कहीं आप लिखने लग गए कि अर्थशास्त्र में जी 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक विष्णु शास्त्री ने खोजा, है ना, इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। फालतू चीजें हो गई। उसने पूछा मौर्य साम्राज्य के इतिहास के स्रोत, और अभी हमने विदेशी विवरण भी देना है, अभी हमने पुरातत्व साक्ष्य भी देने हैं। तो 100 शब्दों में जगह कहाँ मिलेगी? इसका मतलब खाली मोटा मोटा क्या देना हमने, ज्यादा इतना लिख सकते हैं कि से मौर्य प्रशासन के बारे में अत्यधिक क्या महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती, इतना लिख सकते हैं। ये भी बल्कि शब्द खा रहे हैं। उसकी जगह पे हम लिखेंगे विदेशी विवरण। क्या लिखेंगे? स्ट्रैबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, ऑनेसिक्रेटिस, अरिस्टोबुलस आदि यूनानी क्लासिकल लेखकों के विवरण। इनके नाम देने हैं आपने। क्या देने? स्ट्रैबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, ऑनेसिक्रेटस, एरिस्टोबुलस आदि यूनानी क्लासिकल लेखकों का विवरण। ये हो गया। दूसरा, स्ट्रैबो, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो मैंने कहा ये मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, लेकिन ये नहीं लिखना है आपने। क्या नहीं लिखना है? खाली इतना लिख सकते हैं कि स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, फिलार्कस ने, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। 14 शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं। इन अभिलेखों में हमें अशोक के शासनकाल की समस्त जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, काली पॉलिश वाले मृदभांड, चांदी और तांबे के पंचमार्क यानी आहत सिक्के, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो अब 100 शब्द निकालने इनके बीच में से, तो कैसे निकालोगे भाई? धार्मिक साहित्य अलग कर देना, धर्मेत्तर अलग कर देना, विदेशी विवरण में मैंने कहा अगर आपने ऐसा नाम दे दिया, इतने नाम दे दिए, कैसे? स्ट्रैबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, ऑनेसिक्रेटिस, एरिस्टोबुलस, है ना, तो फिर कौन नंबर काटेगा? कोई भी नहीं काट सकता। लेकिन जो ये तथ्य हैं, ये क्या है? याद करने वाली चीजें क्या है, समझ कर लिखने वाली नहीं है। खाली इतने में नंबर नहीं मिलेगा आपके कि यूनानी लेखकों को, क्लासिकल लेखकों के इतिहास से आपको इनका नाम देना पड़ेगा।
अब पढ़ते हैं भाई चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 398 ईसा पूर्व, 323 से 398 ईसा पूर्व, सॉरी 298 ईसा पूर्व, 323 से 298 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य यानी विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घननंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 साल का था, ठीक है, जब गुरुजी का अपमान हो गया किसका, आचार्य चाणक्य का, विष्णुगुप्त का, शिखा खोल दी उसने। उन्होंने कहा कि शिखा तभी बांधूंगा जब समूल नाश कर दूंगा किसका, नंद वंश का, और जब यवन सत्ता को क्या कर दूंगा, इस देश से बाहर कर दूंगा, तभी शिखा बांधूंगा, नहीं तो नहीं बांधूंगा। तो अब ये बच्चा कहीं पर खेल खेल रहा था, मैंने बताया आपको, एक ऊंचे ऊंचे टीले पर बैठा हुआ था और बच्चे नीचे बैठे हुए थे, उनका न्याय कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ये चाणक्य वहां से जा रहे थे, उन्होंने कहा यार ये बच्चा, इसके अंदर राजा जैसे गुण है। क्या है? उन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्षत्रिय है ब्राह्मण है, कुछ नहीं देखा, उन्होंने कहा कि ये लड़का राजा, इसके अंदर राजत्व के गुण हैं, उसको सिखाया। तो क्वेश्चन बना कौन सा खेल खेल रहा था, राजकीलम बोलते हैं वैसे खेल को, क्या बोलते हैं, राजकीलम नामक खेल खेल रहा था। गुरु ने उसको क्या किया, शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दी, इस काबिल बनाया कि क्या, वो तत्कालीन समय के सबसे बड़े राजा को पराजित किया, धनानंद को। 6 लाख की सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास, कितनी, 6 लाख की। किसने बनाई थी, चाणक्य ने बनाई थी। किसने बनाई थी, चाणक्य ने बनाई थी। समझ में आ रहा है? ब्राह्मण साहित्य पुराण आदि चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताते हैं, बताते हैं मोर पालकों की पुत्री का पुत्र था कि मौर्य जो राजवंश का नाम पड़ा है, तो मोर पालकों की पुत्री का पुत्र था ये। कौन? तो जो पुराण है वो शूद्र बताते हैं, बौद्ध और जैन ग्रंथ क्षत्रिय बताते हैं। विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है वो उसको वृषल और कुलहीन बताती है। वृषल मतलब धर्मच्युत और कुलहीन मतलब निम्न कुल का। वृषल इसलिए बोलती है कि यूनानी राजकुमारी हिलना के साथ विवाह करता है आदमी, है ना। बौद्ध और जैन ग्रंथ क्षत्रिय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भाई जैन धर्म को प्रश्रय दे रहा है, किसको, है ना। जैन धर्म का इतना ज्यादा, इतना बड़ा फॉलोवर है कि लास्ट में संलेखन विधि द्वारा प्राण त्याग भी रहा है। इसको क्यों नहीं बोलेंगे वो क्षत्रिय, बोलेंगे। तो बौद्ध और जैन ग्रंथ क्या बोलेंगे, क्षत्रिय बोलेंगे। लेकिन विशाखदत्त जो कि गुप्त काल में लिख रहा है, विशाखदत्त गुप्तकालीन है, मुद्रा राक्षस लिख रहा है, उसमें बता रहा है कि ये निम्न कुल का है, कुलहीन है और वृषल है, जिसने अपना धर्म क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो। यूनानी लेखक प्लूटार्क लिखता है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। जस्टिन ने भी इसी प्रकार का विचार प्रकट किया। यार 6 लोग इकट्ठे करने मुश्किल हो रहे, इसके लिए उत्तराखंड में तो 4 लोग इकट्ठे करने मुश्किल हो रहे हैं, जबकि किसी वृद्ध की मृत्यु हो जा रही है, कोई बूढ़े बूढ़ी महिला मर जा रहे हैं, तो 4 लोग कंधा देने वाले नहीं मिल पा रहे कुछ कुछ गाँव में। तो कुछ ना कुछ बात तो रही होगी आचार्य चाणक्य के अंदर की 6 लाख की सेना इकट्ठी कर दी, किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। समझ में आ रहा है? और 6 लाख की सेना खड़ी करना कोई बड़ी चीज नहीं है, उसका रख रखाव, उसका पालन पोषण वो करना बड़ी चीज है, कि उसके लिए व्यवस्था बनाना। आपके यहाँ 6 मेहमान आ जाएं तो दूसरे दिन ही क्या हो जाता है, हाथ पैर छूटने लगते हैं कि अब क्या होगा, है ना। एक दिन खिला देंगे पनीर, दूसरे दिन भी खिला देंगे, कितने दिन खिलाओगे। पर हाथी तो गन्ना ही खाएगा ना भाई। 6 लाख की सेना है तो ऐसा तो है नहीं कि सब पैदल होंगे, हाथी भी होंगे, घोड़े भी होंगे, घोड़े भी कुछ खाएगा, हाथी भी कुछ खाएगा, उसके लिए व्यवस्थाएं करना। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बनाई आचार्य ने, किसने, चाणक्य ने, इसलिए महान है। और वहां पर भी होता है ऐसा विरोध, वहां पर भी गुरु और शिष्य के बीच में क्या आता है, टकराव आता है जगह जगह पर। क्या आता है, खासकर शासक बनने के बाद। शासक बनने के बाद व्यक्ति क्या चाहता है, निरंकुश होना चाहता है। क्या चाहता है, वो भी उम्र अगर 25 साल की हो, क्या हो, 25 साल में अगर आप राजा बन जाते हो तो आपके अंदर निरंकुशता आना स्वाभाविक है। गुरु के द्वारा रोका जाता है, रोका जाता तो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है तो उसका उत्तर भी गुरु जी के पास तरीके होते हैं समझाने के। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को।
305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। किसको? कहां का था सेल्यूकस निकेटर? हाँ जी, अलेक्जेंडर का था ना, ये सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के बीच संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 भारतीय हाथी दिए। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने क्या क्या दिया? एरिया दिया जिसको हिरात बोलते हैं, अराकोशिया दिया जिसको कांधार बोलते हैं, जड्रोसिया दिया जिसको मकरान बोलते हैं, पेरोपनिसडाई दिया जिसको काबुल बोलते हैं। इसका मतलब अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में था ये कौन? सेल्यूकस निकेटर। अभी तो अपने क्षेत्र दिए। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है ना। हिरात कहाँ है? मकरान कहाँ है? हाँ जी। कांधार कहाँ है? काबुल कहाँ है? काबुल कांधार दोनों कहाँ है? कहाँ है भाई? इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? अफगानिस्तान में। ठीक है। अराकोशिया, जड्रोसिया, एरिया, पेरोपनिसडाई ये दे दिए। साथ में अपनी पुत्री का भी विवाह कर दिया। इतिहास में कहीं पे नहीं लिखा हुआ किसने किसको हराया, लेकिन इससे पता चल रहा है दहेज है, पुत्री का विवाह कर रहा है, इसका मतलब पराजित हुआ सेल्यूकस निकेटर। 500 भारतीय हाथी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थे किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। 6 लाख की सेना होगी तो हाथी भी कईयों कईयों में रहेंगे, हजारों में रहे होंगे। 500 अगर दे भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। चारों प्रांत दहेज के रूप में दिए। मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज इंडिका लिखता है, ये इंडिका मिली नहीं है। अलग अलग जो परवर्ती जो इतिहासकार हैं उन्होंने उल्लेख किया जगह जगह पर कि मेगस्थनीज ऐसा कहता है, मेगस्थनीज वैसा कहता, तो उसको कलेक्ट करके एक जगह पर लिखा गया है, तो उसको इंडिका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी जो मिलती है वो तमिल ग्रंथ एहनानूर और मुरनानूर, ये 2 याद करने आईएएस का क्वेश्चन रहा है कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये कहाँ मिलता है? तमिल ग्रंथ एहनानूर और मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है जानकारी। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को विजित किया, यह किस अभिलेख में मिलता है? आंसर महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन को छोड़कर, यानी बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन को छोड़कर, चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु, याद करना पड़ेगा, भद्रबाहु के साथ जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला यानी मैसूर जाकर 298 ईसा पूर्व में संलेखना यानी उपवास, भूखा प्यासा रहकर शरीर त्याग दिया। क्या कर दिया? शरीर त्याग दिया। जैन धर्म बोलता भी है कष्ट हो जाए, अगर शारीरिक कष्ट हो जाए तो त्याग देना चाहिए, और उसका बेस्ट तरीका क्या बताता है? वो भोजन त्यागना है, देह को क्या करना है? कष्ट देना है, तभी आपको क्या मिलेगा? ठीक है जी, शरीर त्याग दिया। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। चिंतित हो गए थे भाई चंद्रगुप्त मौर्य भी, क्या करना है। किसी ने बोला होगा कि भाई चले जाओ भद्रबाहु के साथ, कहाँ। और जो लोग गए भद्रबाहु के साथ, जो लोग गए वो क्या कहलाए? वो दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? वो उसी पैटर्न पर रहे जिस पैटर्न पर महावीर स्वामी ने कहा था। और जो मगध में रहे वो श्वेतांबर कहलाए। स्थूल बाहु या स्थूल भद्र के साथ जो रहे वो क्या करे? श्वेतांबर, ने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। क्या कर लिए? उसके बाद आता भाई बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोचेटस यानी अमित्र घात की संज्ञा दी है। अमित्रोचेटस यानी अमित्र घात। अब ये 4 नाम याद हो करने आपने। कौन कौन सा? सबसे पहले श्रेणिक, किसका नाम? बिंबिसार का नाम। कुणिक, अजात शत्रु का नाम, है ना। अग्रमीज, घनानंद का नाम। अग्रमीज, घनानंद का नाम। और यहां पर अमित्र घात या अमित्रोचेटस, किसका नाम? बिंदुसार का नाम। किसका नाम? बिंदुसार का नाम।
वायु पुराण में मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। किसको? बिंदुसार को। तो बिंदुसार के अन्य नाम क्या हैं? अमित्रोचेटस है, जिसको अमित्र घात बोलते थे। संस्कृत में अमित्र घात था, यूनानी लेखकों ने क्या कर दिया उसका? अमित्र घात की जगह अमित्रोचेटस कर दिया। वायु पुराण में क्या लिखा हुआ? भद्रसार लिखा हुआ या मद्रसार लिखा हुआ। जैन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ? सिंहसेन लिखा हुआ। कहीं कहीं पर तो सिंहासन भी लिखा होता है। सिंहसेन को क्या लिखा होता है? सिंहासन। तो उसको भी सही माना जाए, सिंहसेन को। पुराने कहीं किसी पेपर में देखा था मैंने, ऑप्शन आ रखा था सिंहासन। दरअसल सिंहसेन है वैसे सही प्रोनाउंसिएशन। क्या है? बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। डायमेकस और डायनोसियस दो विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए। स्ट्रैबो के अनुसार, कौन लिख रहा है? स्ट्रैबो लिख रहा है, सीरिया के राजा एंटियोकस फर्स्ट। सीरिया कहाँ? एक देश है सीरिया। आज उसकी स्थिति बहुत बुरी है। कारण कारण खलीफा बनने की होड़ में अमेरिका के साथ शत्रुता। सीरिया, डेमस्कस कैपिटल है सीरिया की। कहाँ है सीरिया? कैपिटल कहाँ है भाई? डेमस्कस। कहाँ पड़ेगा आपका सीरिया? चेक करो। एशिया में। एशिया में कहाँ पड़ेगा? ढूंढो। इसराइल के जस्ट बगल में, इसराइल के दाहिनी तरफ दिखेगा आपको सीरिया। क्या दिखेगा? ठीक है। तो सीरिया के राजा एंटियोकस से मंगाई इसने। बिंदुसार ने कहा मुझे मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेज दो। उसने मीठी मदिरा भी भिजा दी, उसने सूखे अंजीर भी भेज दिए, लेकिन उसने कहा दार्शनिक नहीं, हम हमारे यहाँ दार्शनिकों का व्यापार नहीं कर सकते, ना हम उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। मैं एक राजदूत भेज देता हूँ जिसका नाम क्या है? डायमेकस। क्या नाम है? तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। फिर ये कौन बता रहा है? स्ट्रैबो बता रहा है। कौन बता रहा है? अब एक और है, प्लिनी कहता है, प्लिनी जो कि एक इतिहासकार है, वो कहता है कि मिस्र के शासक टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस कहाँ का राजा? मिस्र का। मिस्र मतलब इजिप्ट, इजिप्ट मतलब अफ्रीका, इजिप्ट मतलब अफ्रीका के 54 देशों में से एक देश, पहला देश इस तरफ से, ठीक है, ऊपर कोने से स्वेज नहर। तो टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा। डायनोसियस संभवतः मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया। चला बिंदुसार के दरबार के लिए था, लेकिन पहुंचा किसके समय? अशोक के समय पहुंचा। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। कौन लिख रहा है? एथेनियस लिख रहा है। एथेनियस लिख रहा है कि उसने 3 चीजें मांगी थी। किसने? बिंदुसार ने। मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक। तो सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 चीजें यानी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर वस्तु भिजवा दी, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहला भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। ठीक है। कौन बता रहा है? ये एथेनियस बता रहा है। कौन बता रहा है? दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया। सुसीम बड़ा भाई है, अशोक छोटा भाई है। ठीक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक पता है आपको? मक्खली पुत्र घोषाल, है ना? और क्या है? भाग्यवादी होते हैं आजीवक, भाग्य पर भरोसा होता है। तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था कौन? बिंदुसार। दिव्यावदान से पता चलता है कि उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। क्या करता था? एक ज्योतिषी निवास करता था। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे भाई हम अशोक, और उसे पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, क्योंकि बड़ा है। समझ में आया? ठीक।